हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन सिद्धांत, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। आखिर इस सिद्धांत का महत्व क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में, और आखिर हम लोग इसको इतना महत्व ज्योग्राफी में क्यों देते हैं, आपको मैं इसके बारे में थोड़ा पहले बताता हूँ। हम जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जो कि एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। आप लोगों ने जो मैंने पहले भी टॉपिक्स पढ़ाए थे उसमें बताया था कि पृथ्वी को लेकर के, उसकी उम्र को लेकर के, उसकी एज को लेकर के, उसकी जो उत्पत्ति है, उसके जो ओरिजिन है, उसको लेकर के बहुत सारे ओपिनियन है, यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के मत दिए गए हैं। लेकिन एक बात तो है कि ज़्यादातर हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, अर्थ का ओरिजिन सन से हुआ, सूर्य से हुआ, और करीब 4.6 अरब साल पहले, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। तो ऐसा मेजॉरिटी मानती है। अभी हम लोग जो अर्थ के स्ट्रक्चर की बातें पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी है, अंदरूनी परत कौन सी है, मध्यवर्ती परत कौन सी है, यानी आउटर लेयर कौन सी है, इनर मोस्ट कौन सी है, इंटरमीडिएट लेयर कौन सी है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो आज हम लोग ग्लोब से थोड़ा पहले एक अंदाज़ा लेते हैं। ग्लोब को हम लोग जब भी देखते हैं ध्यान से, तो पृथ्वी, अर्थ अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे टिल्ट यानी झुकी हुई है, टिल्टेड है। आप ये जो पूरा ग्लोब देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये ब्लू कलर है, जैसा कि बहुत एविडेंट है, साफ सी बात है कि ये समुद्र हैं, ये ओशंस हैं। और ये जो हम लोग बाकी कलर से देख रहे हैं, लैंड मासेस हैं, ये स्थलखंड हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं। आपको जब ग्लोब को देख करके ऐसा लगता है कि पानी इधर है, इधर भी काफ़ी है, यहाँ भी काफ़ी है, लैंड यहाँ है, इस जगह पर है। कोई एंटार्क्टिक महाद्वीप की बात करें, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, और ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये जो महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण है ग्लोब पर, वो भी एक रहस्य है कि आखिर कोई कॉन्टिनेंट किसी जगह पर ही क्यों है और कोई ओशन या कोई महासागर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्यों है। वैगनर की थ्योरी हमको इसी तरफ ले जाती है। आपको मैं बताऊं कि वैगनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे और एक जिसको हम कहते हैं जलवायु वेदता थे, एक मेटेरोलॉजिस्ट थे, जिसको आप मौसम विज्ञानी कह सकते हैं साधारण भाषा में। तो उन्होंने एक अपना कंसेप्ट जो दिया, 1912 की बात है, 1912 की, उस समय पर, जो आज से 100 साल से भी पुरानी बात होगी, उस समय उन्होंने, उनके पहले जो कुछ रिसर्चेस हुए थे, उनके पहले जो कुछ लोगों ने अनुसंधान किए थे, उनको लेकर के उन्होंने कुछ चीज़ों को जोड़ा। ही कंबाइंड सेवरल थिंग्स फॉर्मली जिन लोगों ने दी थी, और उसके बाद उन्होंने अपना एक कंसेप्ट जारी किया जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ वैगनर कहते हैं। आप ये जो ड्रिफ्ट है, इसको हिंदी में विस्थापन भी कहा जाता है। इस ड्रिफ्ट या विस्थापन को आप एक बार जरा अगर मीनिंग से इसको देखें, इसका अर्थ देखें, तो ड्रिफ्टिंग या जो प्रवाह होता है, किसी चीज़ का धीरे धीरे खिसकना होता है। जैसे देखिए, पानी में जब हम लोग ड्रिफ्टिंग की बात करते हैं, पानी जब धीमे बहता है तो वो, उसको बोलते हैं पानी प्रवाहित हो रहा है, यानी वाटर ड्रिफ्ट हो रहा है। और जब पानी तेज चलता है तो उसको जल की धारा कहते हैं, उसको कहते हैं वाटर करंट। तो इस तरह से जो हम लोग ड्रिफ्ट शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वैगनर कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं हमको कि जिसमें अर्थ पर कोई चीज़ खिसक रही है। और बेसिकली इसको अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये ड्रिफ्ट, या इसको वी कैन ऑल्सो से डिस्प्लेसमेंट, ये जैसे मैंने हिंदी में विस्थापन लिखा है। तो आज हमारा एक इंट्रोडक्शन है इसका, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग आज के लेक्चर में एज ए इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैगनर के इस टाइटल से हमको पता चलता है
कि वो महाद्वीपों के खिसकने की बात कर रहे हैं, यानी कॉन्टिनेंट स्टेबल नहीं है, कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं। 1960 के बाद, 1960 के बाद फिर एक नया कंसेप्ट आया और उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। 1960 के बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया। एक नई बात पता चली कि पृथ्वी की ऊपरी सतह कुछ प्लेट्स में बटी हुई है और वो प्लेट्स इधर से उधर खिसकते हैं। इस 1960 का जो कंसेप्ट है, 1960 की जो थ्योरी है, इसको हम नई थ्योरी मानते हैं। उसको अगर आप 1912 से कंपेयर करें, जब हम वेगनर की या प्रोफेसर वेगनर की बात करते हैं, तो उससे 1912 से आप कंपेयर करेंगे तो एक लंबा अरसा है, इट्स अ बिग स्पैन, जो टाइम का एक बड़ा गैप है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम लोग आज थोड़ा इसका अंदाज़ा लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, वो 1912 में जो दी गई थी, 1912 में जो दी गई थी, उसने आगे 1960 के प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स का मूवमेंट मतलब प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों का जो संचलन है, उनकी जो गतिशीलता है, उसको बहुत बेस दिया, एक आधार प्रदान किया उसको। तो वेगनर आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत ज़्यादा इनका महत्व आज भी हम ज्योग्राफी में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 1912 में जो चीज़ें बताई, आज भी उनमें से काफ़ी कुछ बहुत सही हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ, हम उसको आगे डायग्राम से समझेंगे। लेकिन ये जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, और इस साइड आप साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देख पा रहे हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये जो पूरा बीच में देख रहे हैं, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, जिसको हम लोग अटलांटिक महासागर के अलावा हिंदी में अंध महासागर भी कह देते हैं। ये जो साउथ अमेरिका है, अगर आप इसके इस शेप को देखें यहाँ से, ये जो शेप है, ये वाला, ये जिस तरह से ये तट रेखा है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, और जब आप अफ्रीका के इस लेफ्ट वाले तट को देखते हैं, इस बाएं वाले तट को देखते हैं, जो लेफ्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ये वाला, इसको आप काल्पनिक रूप से अगर इधर ले जाएं, साउथ अमेरिका को आप यहां ले जाएं, तो आप साउथ अमेरिका के इस पूर्वी तट को, इस ईस्ट कोस्ट को आप बिल्कुल इससे जोड़ सकते हैं। किससे? अफ्रीका से। यानी ये वाला जो कट है, ये जो खांच है, इसको नॉच कहते हैं, ये वाला हिस्सा अफ्रीका में यहां जुड़ जाएगा। यानी आप पूरे साउथ अमेरिका को आप अफ्रीका से जोड़ सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वेगनर की बात अगर हम माने, तो वेगनर कहते हैं कि साउथ अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, वो ये कहते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे कभी, और बाद में वो एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से टूट करके खिसक गए। तो वो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक लंबे टाइम तक वेगनर की बातों को बहुत माना गया, और आज भी हम लोग देखें तो वेगनर के उस कंसेप्ट को हम लोग आज भी बहुत मानते हैं। तो मैं आपको थोड़ा उनका एक इंट्रोडक्शन देता हूं। ये जो वेगनर हैं, ये जर्मनी के थे। जर्मनी के प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर इनका नाम है। आप जर्मनी कंट्री जानते हैं, जर्मनी इज ए कंट्री ऑफ यूरोप। तो उसी जर्मनी के प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, स्पेलिंग्स का ध्यान रखें कि ये इस तरह से लिखा जाता है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपना सिद्धांत है, ये जो अपनी थ्योरी है, वो 1912 में दिया। इसका मतलब मैं इंग्लिश में अगर इसको लिखूं तो प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी इन 1912। 1912 आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात हो गई। और अगर मैं 1912 की बात को आगे ले जाऊं, जैसे कि हम लोग एक बहुत अच्छी अगर एक बात लें,
कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अगर उनसे कहीं कोई रिसर्च में, कहीं कोई अनुसंधान में, शोध में उनसे कोई कमी रह गई हो, गलती रह गई हो, तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अल्फ्रेड वैगनर ने जब थ्योरी दी, तमाम उनके जो आलोचक थे, उनके जो क्रिटिक्स थे, उन पर टूट पड़े। कई लोगों ने उनके इस अटपटे कि सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे, उस पर सवाल उठाए। इस तरह से उनको काफ़ी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, तो उनका काम रुका नहीं। एक्चुअली उन्होंने ओरिजिनली जो थ्योरी दी वो तो 1912 में दी। उसके बाद उन्होंने उसको फिर आगे जैसे जैसे उनको कुछ लगता था कि लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लोग उस पर ऐतराज़ जता रहे हैं या कुछ कमियां गिना रहे हैं, तो वो उस पर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते थे। तो इसको उन्होंने 1915, बेसिकली ये जो 2 साल में और लिख रहा हूँ, 1915 और 1920 में इसमें संशोधन भी किए। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों सालों में, अगर मैं बात करूं 1915 में और 1920 में, उन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए। तो मॉडिफिकेशंस करने का मतलब ये था कि उसमें अगर कोई चीज़ ठीक ढंग से लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उसमें खुद वैगनर को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो उन्होंने किया। ये हुई एक जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आप जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी लिखना पड़ जाए या कहीं आंसर देना हो, तो जर्मनी के प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर एग्जैक्टली, अगर मैं प्राइमरीली बोलूं, प्रमुख रूप से, वैसे तो कई साइंसेस के वो एक्सपर्ट थे, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो वो बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता हुए, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखें तो बहुत फेमस मेटेरोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञानी कह सकते हैं। तो ऐसे करके हम लें तो उन्होंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उस पर वो कुछ स्टडी कर रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक शब्द है क्लाइमेट, जलवायु, और एक शब्द है मौसम, यानी इसको हम वेदर कहते हैं। तो मौसम, आप सीज़न नहीं समझें इसको, सीज़न ऋतुएं होती हैं, गर्मी सर्दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मौसम या जो वेदर है वो हर 2-4 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में बदलता रहता है, वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। जैसे बोलते हैं ना, मौसम बदल जाता है। आप लोग कहते हैं आज थोड़ा सा गर्म लग रहा है, आज थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो दिस इज़ ऑल वेदर। लेकिन क्लाइमेट जब हम शब्द की बात करते हैं, जब हम जलवायु शब्द की बात करते हैं, जलवायु या क्लाइमेट इज़ ए लॉन्ग टर्म, एक लंबी अवधि के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। आप ये मान लीजिए, ब्रॉडली मैं इसको अगर बोलूँ तो कम से कम 40-50 साल के लिए, 40-50 ईयर्स के लिए हम लोग क्लाइमेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं ना आजकल क्लाइमेटिक चेंजेस की बहुत बात करते हैं। मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने लग जाए तो थोड़ा ये मामला गंभीर हो जाता है। ये फिर एक सीरियस इशू है, जिस पे हम लोग आजकल एनवायरनमेंट में सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। तो आपको ये तो मैंने बताया कि अल्फ्रेड वैगनर कौन थे, और उन्होंने आखिर जो कंसेप्ट दिया, जिसको हम लोग महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कह रहे हैं, विस्थापन सिद्धांत कह रहे हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी कह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की, या फिर डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो आखिर वो क्या बताना चाहते थे? उनके सामने एक प्रॉब्लम थी, और वो थी कि किसी जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव बता रहा था। ये जो आप वाइट कलर से देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर से जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, आपको याद होगा ये एंटार्कटिक महाद्वीप है। एंटार्कटिक बहुत ठंडा है और ये बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें एंटार्कटिक, तो उसकी क्लाइमेट को आप क्या बोलेंगे? इसकी जो क्लाइमेट है, इसकी जो जलवायु, वो बेहद ठंडी है। और एक चीज़ ने सबको आश्चर्य में डाल दिया, एक चीज़ ने सबको बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया, ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि एंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, जिसमें बर्फ़ की जो मोटाई है वो कई किलोमीटर तक है, बर्फ़ कई किलोमीटर तक नीचे है, तो इतनी बर्फ़ के नीचे वहाँ कोयले के सबूत हैं, यानी कोल के हमको एविडेंस मिलते हैं। अब आप देखिए, कोयला लकड़ी से बनता है।
आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जब बहुत बड़ी संख्या में जो फॉरेस्ट हैं, वन है, वो कहीं नीचे दब जाते हैं, कहीं ज़मीन में नीचे सेडिमेंट्स में, अवसादों के अंदर, मिट्टी पत्थर के अंदर दब गए, तो आगे जाके वो लाखों करोड़ों साल बाद वो कोयला, तेल, गैस वगैरह में चेंज हो जाते हैं। यानी वो कोल, गैस, पेट्रोलियम इसमें चेंज हो जाते हैं। इसीलिए तो हम उनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या कहा जाता है उनको? जैविक ईंधन। तो ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय इसलिए हो गया कि इतनी ठंडी जलवायु के अंदर नीचे कोयला कहाँ से आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट की जलवायु कभी गर्म थी, क्योंकि गर्म जलवायु और जहाँ बरसात ज़्यादा हो वहीं पर घने जंगल उगे होंगे, वहीं पर जो डेंस फॉरेस्ट है वो उगे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंटार्क्टिक जो आज बर्फ़ से ढका हुआ है, जहाँ पर आज आपको कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं मिलती, वहाँ कभी नीचे जो एविडेंस है कोयले के, वो इस चीज़ को बताता है कि वहाँ कभी सघन वन थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटार्क्टिक जो कॉन्टिनेंट है उसका क्लाइमेट चेंज हो गया। अब या तो एंटार्क्टिक का क्लाइमेट या उसकी जलवायु चेंज हो गई, या फिर जैसे आप लोग जानते हैं ध्रुव, दक्षिणी, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव ठंडे हैं, तो या फिर एंटार्क्टिक यहाँ नहीं था, इट वॉज नॉट हियर, ये कहीं और था। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं से, जैसे ऑलमोस्ट जो बताया जाता है, ये कहीं से खिसक के नीचे आ गया, ये ड्रिफ्ट होके नीचे आ गया। इसका मतलब कभी ये गर्म इलाके में रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे खिसकते खिसकते ठंडे इलाकों में आ गया। क्योंकि वैगनर ये मानते थे कि किसी भी जगह की क्लाइमेट इतनी जल्दी नहीं बदलती है कि पूरा कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट ही एकदम से चेंज हो जाए। तो इसलिए यहाँ से उनकी बात शुरू होती है। यानी उनकी रिसर्च ये चल रही थी कि आखिर किसी जगह पर क्लाइमेट कैसे बदल गए। तो क्लाइमेट बदलने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो किसी जगह की क्लाइमेट, किसी जगह की जलवायु वहीं के वहीं बदल गई, जहाँ गर्मी पड़ रही थी वहाँ सर्दी पड़ने लग गई बहुत ज़्यादा, या फिर वो इलाका ऑलरेडी ठंडा था और कॉन्टिनेंट कहीं और से आ गया, राइट। तो ये कहते हैं ना कि वो वैज्ञानिक किसी छोटी सी बात से शुरू कर देते। न्यूटन ने जब ये ऑब्जर्व किया कि एप्पल गिरा तो नीचे क्यों आया, ग्रेविटेशन का इतना बड़ा लॉ दिया उन्होंने। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लें तो वैगनर बहुत प्रासंगिक है पढ़ने के लिए, इनको बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं। तो मैं अभी आपको इनकी कुछ बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को वो जो ड्रिफ्टिंग कैसे हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सारे के सारे जो महाद्वीप वो कहते थे कि सारे जुड़े हुए थे, सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो उनके लिए उन्होंने नाम इस्तेमाल किया था पैंजिया। तो हम पैंजिया की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम जो वैगनर की प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात करते हैं कि वैगनर को समस्याएं क्या थी आखिर। तो वैगनर की प्रमुख समस्या क्या थी? मुख्य समस्या जो उनके सामने मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वो थी जलवायु परिवर्तन। यानी किसी जगह क्लाइमेट कैसे चेंज हो गया। तो क्लाइमेटिक चेंज उनका मेन प्रॉब्लम था। आप एग्जाम्पल अगर लें तो मैंने एग्जाम्पल बताया, जो एंटार्क्टिक महाद्वीप है उस एंटार्क्टिक महाद्वीप में, एंटार्क्टिका में कोयले की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ कोल। अगर वहां कोयले की उपस्थिति है तो ये इस चीज का परिचायक है, ये इस चीज को स्पष्ट करता है, इट मेक्स क्लियर
कि कभी अंटार्कटिका की जलवायु उष्ण आर्द्र रही होगी। इसका मतलब यह हुआ कि सम टाइम बैक, पहले कभी एंटार्क्टिक की जो क्लाइमेट थी, उसकी जो जलवायु थी, वो कैसी थी? इन हिस्ट्री, मतलब पृथ्वी के इतिहास में, क्लाइमेट वॉज वार्म एंड ह्यूमिड। कहाँ का? एंटार्क्टिका का। अगर आप लोग लें कि एंटार्क्टिका की जलवायु उष्ण आर्द्र रहेगी, उष्ण का मतलब क्या हुआ? उष्ण का मतलब हुआ कि वो जलवायु गर्म रही होगी। आर्द्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई होगी। और अगर वहाँ जलवायु आर्द्र रही है, बारिश ज़्यादा होती होगी, ह्यूमिड रही है या वार्म रही है, तो फिर वहाँ पर सघन वन उगे होंगे, यानी वहाँ पर डेंस वेजिटेशन ने ग्रो किया होगा। और कालांतर में फिर वही वेजिटेशन नीचे दब गई और वो कोल या कोयले में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर हम लोग ये जो वैगनर की मेन प्रॉब्लम है वो देखते हैं, क्लाइमेटिक चेंज है। इस पे उन्होंने अब काम करना शुरू किया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे होगा। तो मैं वापस इस पे आता हूं। हम लोग अगर पृथ्वी के 3 क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें, यानी जो पृथ्वी के 3 जो जलवायु कटिबंध हैं, अगर मैं ग्लोब का इस्तेमाल करूं, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये इलाके ठंडे हैं। आप जानते हैं क्यों? वाई दीज रीजन्स आर कोल्ड? क्योंकि यहाँ पर जो सोलर रेज है, सूरज की जो किरणें आती हैं, सोलर रेज वो यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, थोड़ी ऑब्लिक पड़ती हैं, स्लैंटिंग पड़ती है। यानी इस इलाके में तो सूरज की किरणों का तिरछापन, उसका ऑब्लिक जो नेचर है वो थोड़ा इधर ज़्यादा होता है। जैसे आपने इक्वेटर सुना है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहाँ पर सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए विषुवत रेखा का इलाका गर्म है। आप इधर देखें तो ये इलाके थोड़े ठंडे हैं, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से पोल्स ठंडे माने जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक जोन्स बताऊंगा, एक रफली आइडिया दूंगा अभी, तो यहाँ नॉर्थ पोल, साउथ पोल के इलाके कैसे हैं? दे आर वेरी कोल्ड। ये वाला इलाका कैसा होगा? गर्म होगा। ये बहुत ठंडा, ये गर्म, यानी वार्म है। और ये जो बीच का होगा, इधर भी और इधर भी, ये मिला जुला होगा, यानी गर्म भी ठीक ठाक, ठंडा भी ठीक ठाक। तो अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि हम इसको ऐसे ले लें कि मोटे मोटे क्लाइमेटिक जोन्स कौन से हैं हमारे, मैं इसको 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, आप इसीलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के बीच से जाती है। इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। सूरज की किरणें इस इलाके में लगभग सीधी पड़ती हैं, सन की रेज, इसलिए इलाका गर्म है। अर्थ के लिए मैंने आपको अभी बताया, ये टॉपिक हालांकि हमारा अलग से एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको हम आगे फर्दर कभी पढ़ेंगे। अर्थ का जो टिल्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी हुई है ऐसे। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो ऐसे होती, लेकिन ये क्योंकि अपनी धुरी पर, यानी अपनी एक्सिस पे, जिस पे घूमती है, एक्सिस धुरी जिस पे पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, तो ये जो हम लोग ऐसे शो करते हैं वो 23.5 डिग्री का टिल्ट है। यानी ये ऐसे होती तो सीधी होती, ये ऐसे झुकी हुई तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। इसी वजह से यहाँ पर हमने 2 अक्षांश रेखाएं, 2
जो लैटिट्यूड्स हैं 23.5 डिग्री की, वो जो ऊपर और नीचे दोनों 23.5 डिग्री है, वो हमने सेलेक्ट की हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। आपने कर्क रेखा के लिए सुना होगा, भारत से भी जाती है, भारत के लगभग बीच से जाती है। अभी मैं अगर बात करूं 21 जून की, 21 जून जो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उस समय 21 जून को सूरज सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे थी हाल ही में। तो अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो इसको मैं यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखूंगा। ये जो नीचे का इलाका है 23.5 डिग्री वाली जो नीचे की लाइन है, अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये जब टॉपिक हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मकर रेखा को हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आप और ऊपर चलें तो ऐसे ही हमने 2 लाइंस को और सेलेक्ट किया हुआ है क्लाइमेट के लिए। ये लाइन 66.5 डिग्री की है, 66.5 डिग्री की है। 66.5 डिग्री की ये जो लाइंस हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये पृथ्वी पर मिलती नहीं है, हमने बनाई हैं। और ये जो लाइंस है, आपको याद होगा यहाँ पर एक काफ़ी ठंडा महासागर है इस इलाके में, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये नॉर्थ पोल जहाँ पे आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशन है। ये आप देख रहे हैं, ब्लू कलर दे रखा है। आप साउथ के इलाके में देखेंगे जहाँ दक्षिण ध्रुव है, वहाँ पर आपको व्हाइट कलर से कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एंटार्क्टिक महाद्वीप में साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, जबकि इधर नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के अंदर है, यानी आर्कटिक महासागर के अंदर है। तो मैं यहाँ पर 66.5 डिग्री को जो नाम लिखूंगा, जो लिखा जाता है, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ आर्कटिक महासागर पास में है। इंग्लिश में लिखेंगे तो आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल, क्योंकि एक्चुअली ये पृथ्वी गोल है तो लाइन्स ऐसे गोल होती हैं, दे लाइक सर्कल्स। तो आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं, आर्कटिक रेखा कह सकते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का साउथ वाला, यहाँ क्योंकि एंटार्क्टिक आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग एंटार्क्टिका रेखा कहते हैं। यानी ये क्या कहलाता है? एंटार्क्टिका सर्कल या एंटार्क्टिका लाइन। और ये जो पोल्स हैं, हमने सबने अपने स्कूल्स की बुक्स में पढ़ा है कि ये पोल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां भी 90 डिग्री। ये नॉर्थ पोल है। मैं उत्तरी ध्रुव इसको लिख सकता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है, यानी ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर आप इधर इसकी डिग्रीज को एक बार ऐसे लें तो ये कुछ ऐसा भी है कि जैसे अगर मैं अर्थ के सेंटर की बात करूं तो अर्थ के सेंटर से ये 0 और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये इसलिए 90 है। ऐसे यहां से 0 का ये वाला हिस्सा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये समकोण है। तो 0 डिग्री अगर मैं अर्थ के सेंटर की अंदर की बात करूं तो वहां से ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा 0 के साथ। यहां भी 0 के साथ कितने का बनाएगा? तो इस तरह से हमने ये अक्षांश रेखाएं एंगल्स या एंगुलर डिस्टेंस से बनाई हुई है, जिनको हम कहते हैं कोणीय दूरी के हिसाब से बनाई हुई है। तो अब मैं ऐसे बोलूं कि सूरज की जो किरणें हैं, सन रेज है, वो सीधी इस इलाके में ज्यादा पड़ती हैं। यानी सूरज का मूवमेंट, सन का जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है, वो इसी बीच में रहता है। तो यहाँ साल में इस इलाके में कहीं ना कहीं सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती रहती हैं। इसलिए इसको हम कौन सा जोन कहते हैं? इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, गर्म है इसलिए। ये भी कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन है। ये भी
ट्रॉपिकल जोन है। तो ट्रॉपिकल जोन कौन सा हुआ? 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच का ये उष्णकटिबंध है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और इससे सूरज की किरणों का क्योंकि सीधापन है, आप इसको ऐसे नहीं लें कि पूरे जोन में सीधी पड़ती हैं। सूरज के जैसे से ऊपर मूवमेंट होगा, नीचे मूवमेंट होगा, तो किरणें वहाँ सीधी पड़ती जाएंगी जहाँ सूरज जाएगा। जैसे कि अभी सूरज 21 जून को कर्क रेखा पे था, तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही थी। अब हम लोग बिल्कुल ऊपर जाते हैं तो सूरज की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें ऊपर की तरफ पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ स्ट्रेट पड़ती हैं इस इलाके में, तो सबसे ज़्यादा स्लैंटिंग, सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें किधर पड़ेंगी? वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर ये जो जोन है 66.5 से 90 वाला, इधर भी 66.5 से 90 वाला, ये जो दोनों तरफ का जोन है इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये इंग्लिश में फ्रिजिड जोन कहलाता है, बहुत ठंडा, जहां टेम्परेचर माइनस में रहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। वही टर्म आएगी दोबारा, यानी ये जोन भी कौन सा है? फ्रिजिड जोन है। अब ये जो इन दोनों के बीच का है, जिसको अगर हम इसको लें उष्ण कटिबंध गर्म, शीत कटिबंध ठंडा, ये वार्म है, हॉट है, ये कोल्ड है, तो दोनों के बीच का नाम कैसे बना है? शीत और उष्ण को मिला के। तो आप शीत और उष्ण को जोड़ देंगे हिंदी के संधि के नियमों के अनुसार, तो ये शीत धन उष्ण, शीतोष्ण बन जाएगा। यानी ये वाला जोन कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेम्परेट जोन। इसको भी हम यहां पे यही लिखेंगे, शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन। अब आप देखिए, ये उष्ण है, गर्म है, ये शीत है, ठंडा है, यानी ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो दोनों के बीच का मिला जुला ब्लेंड होगा, दोनों ट्रांजिशन होगा, यानी दोनों गर्मी भी ठीक ठीक, सर्दी भी ठीक ठीक इस जोन में। इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं इंग्लिश में, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां पर भी वही हाल है, उष्ण है, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो दोनों के बीच का क्या कहलाएगा? शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन। तो इस तरह से ये हमारी पृथ्वी के ब्रॉडली क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो हम सब कहीं ना कहीं हमको पढ़ना ही होगा ये। अब आप वैगनर की बात करें। अब मैंने आपको कहा कि जो एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक यहाँ है अभी, और वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है। यहाँ है एंटार्क्टिक इस समय 90 डिग्री पोल की तरफ। तो ये जब हम को यहाँ पर एविडेंस मिलता है कि यहाँ पर नीचे कहीं कोयला है, तो ये तो हमारे कान खड़े होने वाली बात हो गई कि इसका मतलब ये है कि यहाँ की क्लाइमेट में बड़ा ज़बरदस्त चेंज हुआ है। जंगल रहे होंगे तभी तो कोयला बना होगा वहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि एंटार्क्टिक के साथ जब हम कंसेप्ट जोड़ देते हैं तो क्लाइमेट तो बदला है। लेकिन क्लाइमेट कैसे बदला है? जलवायु कैसे बदली है? क्या यहीं के यहीं ये जो शीत कटिबंध हमने लिखा है, जो फ्रिजिड जोन लिखा है, क्या यहीं के यहीं पर ये गर्म हो गया, या इस जगह वो गर्म था तो ठंडा हो गया? ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि वैगनर ये मानते थे कि जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, जो जलवायु कटिबंध हैं अर्थ के, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते जैसे कि हमने बनाया है। ये एकदम से ऐसे थोड़ी बदल जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट्स टूट के एक दूसरे से, जो कहते हैं सब जुड़े हुए थे, वो सारे कॉन्टिनेंट्स टूट करके एक जगह से दूसरी जगह खिसक गए। इसका मतलब ये हुआ कि एंटार्क्टिक कहीं ट्रॉपिकल जोन में था, कहीं इस इलाके में हुआ करता था, और वहाँ से वो ड्रिफ्ट होते 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 नीचे आ गया, और उसमें बर्फ़ की एक मोटी परत छा गई, और आज वो जो वेजिटेशन है वो नीचे दबने की वजह से वहाँ पे आपको कोल या कोयला मिलता है। तो आखिर वैगनर को हम लोग देखें तो उन्होंने इसके पीछे जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके पीछे दो चीज़ें रही होंगी, ऐसा वो मानते हैं। तो वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं? उनमें हम दो चीज़ों को जो लॉजिक्स लेते हैं, जिस पे कि वैगनर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। तो पहला तो पॉइंट ये है, फर्स्ट नंबर, मतलब क्या चीज़ हुई होगी इसमें से। तो
स्थलखंड स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हो गए। यानी जमीन वहीं के वहीं रही और क्लाइमेटिक जोन्स चेंज हो गए, जो मैंने पिछले डायग्राम में बताया था आपको। या तो ये हुआ हो, लैंड मासेस वर स्टेशनरी and climatic zones shifted। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? उल्टा लिखते हैं इसको, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थलखंड, स्थलखंड समझ रहे हैं ना, महाद्वीप, और स्थलखंड स्थानांतरित हो गए। ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर इंग्लिश में लिखें तो क्लाइमेटिक जोन्स वर स्टेशनरी एंड जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसके बात करें वो एक जगह रहे हो, एंड जो हम क्या लिख रहे थे, लैंड मासेस, एंड लैंड मासेस ड्रिफ्टेड एंड डिस्प्लेस्ड। अब इन दो पॉसिबिलिटी जब इनको बोलते हैं, या दो मैं कहूं कि इन दो संभावनाओं पे जब वेगनर सोच रहे थे तो उनको लगा कि ये मुश्किल काम है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, कि ज़मीन वहीं की वहीं रही और क्लाइमेटिक चेंज हो गए हो, क्लाइमेटिक जोन्स चेंज हो गए हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती उनको इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है कि क्लाइमेटिक जोन्स तो वहीं के वहीं थे और जो लैंड मासेस हैं, जो ज़मीन है, महाद्वीप है, वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक गए, जैसे कि एंटार्क्टिक के साथ हुआ होगा। तो हम लोग अपने इस लेक्चर में अभी इतना ही रखेंगे। मैं उनके जो कंसेप्ट हैं, सारे कॉन्टिनेंट जब जुड़े हुए थे उसको पेंजिया कहा जाता था, वो पेंजिया कैसे टूटा, कैसे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स अस्तित्व में आए, ये हमारा अगले लेक्चर में ड्यू रहेगा, राइट। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखने के लिए, प्रीवियस लेक्चर्स को, फ्यूचर जो मैं आगे फर्दर लेक्चर्स दूंगा उसको देखने के लिए इस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उससे हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।